स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले लेक्चर में हमने जस्ट सेल को डिफ़ाइन किया, क्योंकि एफएससी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी केपी बोर्ड की अगर हम इसको देखें तो इस कोर्स में सबसे पहले सेल को डिफ़ाइन किया गया है, और सेल को डिफ़ाइन करने के बाद डायरेक्टली मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक छोटा सा टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को आपको समझाऊँ और इसके बाद हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक को लेकर आगे जाएंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे, इस टॉपिक में जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो ये है कि असल में सेल थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, सेल थ्योरी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर टाइम मिला तो इस सेल थ्योरी के ऊपर मैं अलग एक इंशाल्लाह एक लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, जो कि सबसे लेंथी लेक्चर होगा। इंशाल्लाह इसमें हर एस्पेक्ट में कवर करूँगा। ये जो लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कोर्स तक महदूद है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस थ्योरी में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें, ये इसका फर्स्ट जो सेंटेंस है दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी सेल्स। ये दो चीज़ें हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कनेक्शन है किसके साथ, एक या एक से ज़्यादा सेल्स का, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सेल्स का। तो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होंगी। मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक सेल से बना होगा, कम से कम सेल अगर इसके बॉडी के अंदर है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं, जो कि जिसका लिमिट जो है वो ट्रिलियन तक भी हो सकता है, राइट। तो जो ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बने हुए होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिजम्स फिर बहुत सारे सेल से बनते हैं, इनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स है, लाइक हमारे पास फर्स्ट जो सेल है दैट इज अमेबा। अगर आप देखें तो अमेबा क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दूसरी साइड पे आप यूग्लिना देखें, यूग्लिना हमारे पास नंबर 2 ऑर्गेनिज्म है, यू है यूग्लिना, एंड इट इज आल्सो अ यूनिसेलुलर और वन सेल ऑर्गेनिज्म। थर्ड है पेरामीशियम। अगर आप पेरामीशियम को देखें तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या ये भी वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो फोर्थ हमारे पास बैक्टीरिया है, जो कि यूनिसेलुलर और मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या वन सेल ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कम से कम उनमें एक सेल होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ट्रिलियन तक सेल्स भी हो सकते हैं, मैनी सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ है दैट इज ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ वन सेल, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वन सेल और मिनी सेल्स। तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, दूसरी साइड पे हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप एक ह्यूमन बॉडी यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। किस तरह होते हैं, यहाँ पे आप एक सेल देख रहे हैं। एक सेल क्या करता है कि बहुत सारे दूसरे सिमिलर सेल्स के साथ मिलके एक टिश्यू बना लेते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, टिश्यू बना लेते हैं। टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज आपस में कंपोज होके एक ऑर्गन बनाते हैं, एक ऑर्गन पूरा बना लेते हैं। यहाँ पे आप मसल्स देख रहे हैं, पूरा ऑर्गन और बना लेते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन जो बहुत सारे सेल से खुद ब खुद बहुत सारे टिश्यूज और फिर टिश्यू बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, वो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे होकर एक पूरी बॉडी बना लेते हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम फिर एक पूरी इंसान को डेवलप करते हैं। तो यहाँ इससे मतलब सिर्फ इंसान नहीं है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप कोई भी ऑर्गेनिज्म इससे मतलब ले सकते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास क्या है, डॉग्स हैं या गाय हैं, या इसके अलावा दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म है, या इसके अलावा प्लांट है, ये सारे मल्टीसेलुलर इन नेचर है। एंड ये जो आप देख रहे हैं इस साइड पे, ये हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसको हमने क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेटमेंट ये है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दो चीज़ें हैं, एक न्यू सेल्स है, न्यू सेल तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है कि न्यू सेल्स जो है वो कहाँ से आ रहे होते हैं, न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं, वो मुश्किल नहीं है। हमने जो बात करनी है, जो कि समझना है, वो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब है वो सेल्स जो पहले से मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल्स यहाँ पे मौजूद है पहले से, तो नए सेल्स कहाँ से आएंगे, नए सेल्स इन्हीं सेल से बनेंगे, किस थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो सेल डिवीजन की मदद से क्या होगा, नए सेल्स बनेंगे। यहाँ पे ये सेल्स अगर हम इस तरह का, असल में ये फेजेस है डिफरेंट, लेकिन आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि एक सेल से हमारे पास एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, उससे दो अलग किस्म के सेल्स, यहाँ पे दो अलग सेल्स जो है बन जाते हैं। सिमिलरली इस साइड भी आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, अलग अलग सेल्स यहाँ से एक पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, राइट। अगर हम नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर को देखें, थर्ड इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर है हमारे पास, दैट इज सेल्स कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। सेल्स कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है
हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है डीएनए या आरएनए, वो मॉलिक्यूल्स जिसके जरिए कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू यानी फादर, मदर और फादर के कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो कैरेक्टर्स किस तरह ट्रांसफर होते हैं? उस कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं थ्रू डीएनए एंड आरएनए, एंड दिस डीएनए एंड आरएनए these are able, these are their responsibility to transfer heredity, to transfer character, parental character to their offspring. So that is why these molecules are called hereditary molecules or hereditary materials. अब hereditary materials DNA और RNA कहाँ मुश्तमिल होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? These are present inside the cell. तो हेरिडिटरी मटेरियल को एक बार फिर सुने। हेरिडिटरी का मतलब है विरासत, उर्दू में इसको विरासत कहते हैं। विरासत क्या होता है? विरासत हर उस चीज़ को कहते हैं जो फादर, जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, राइट, पेरेंट्स से बच्चों को मिलती हैं और हर उस चीज़ को विरासत कहते हैं। अब अगर वो करेक्टर है तब भी इसको हम विरासत ही कहेंगे। कुछ करेक्टर्स, बच्चों के जो करेक्टर्स होते हैं बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। वो करेक्टर ट्रांसफ़र किस तरह होते हैं? वो करेक्टर ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू डीएनए एंड आरएनए। जो पेरेंट्स के डीएनए और आरएनए है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, वही डीएनए और आरएनए जो है बच्चों के अंदर चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हेरिडिटरी कैरेक्टर है। फिर वहाँ पे जब वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, पेरेंट्स की तरह उसका मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स की तरह होती हैं। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट जो इस आपकी बुक में है, जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी उन्होंने बताई है सेल का, वो ये है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं इसको समझे पहले। मेटाबॉलिज्म दो चीज़ें हैं। अच्छा, किस तरह है? फॉर एग्जांपल आप कुछ खाते हैं, फूड में कुछ खा लेते हैं, तो खाने के बाद क्या होता है? वो आपके बॉडी में एंटर हो जाता है। बॉडी में एंटर होने के बाद वो ये मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले डाइजेशन होती हैं, तो उनके बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल एक बड़ा मॉलिक्यूल था तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस तरह छोटे मॉलिक्यूल्स में, और ये छोटे मॉलिक्यूल्स जो है ये फाइनल प्रोडक्ट असल में नहीं होता, तो ब्लड के ज़रिए फिर आपके डिफरेंट सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास ये एक सेल है, तो फूड के मॉलिक्यूल्स आपके जो सेल्स तक आते हैं, सेल्स तक आ जाते हैं। सेल्स के अंदर उस फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है। ये मॉलिक्यूल यहाँ तक आया था तो इसकी ब्रेक डाउन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी इसकी कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगी, इससे एनर्जी हासिल किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हमारे पास था ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्दर इसकी ब्रेक डाउन होगी, ये कन्वर्ट होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ऐसी एनर्जी हासिल होगी। इसमें कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के सिंपल मॉलिक्यूल में, जिससे एनर्जी बनाई जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और ये हमारे पास ब्रेक डाउन का प्रोसेस है। मतलब बॉडी के अंदर वो प्रोसेस जिसमें बड़े मॉलिक्यूल इंतहाई छोटे और सिंपलेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है कि जब कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, वो फर्दर कन्वर्ट नहीं होते या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बॉडी क्या करती है कि उन मॉलिक्यूल्स को फिर से बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती हैं और इनको स्टोर करती हैं इनसाइड द सेल्स। जब ये छोटे और स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल बड़े और लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो दो प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे समझने वाले हैं। एक है कैटाबॉलिज्म जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और एक है हमारे पास एनाबॉलिज्म जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो मिलते हैं, उनसे बड़े मॉलिक्यूल्स फिर बनते हैं और सेल के अंदर स्टोर होते हैं। तो दोनों प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो बाज़ाहिर हमें चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं कि सारे प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म ही करता है, लेकिन असल में ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल जो है वो पूरी प्रोसेस करते हैं। फंक्शनल यूनिट क्या है? वो भी हमारे पास सेल है। तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। पहले से मौजूद सेल से नए सेल्स बनते हैं, ये डिनोवो सेल्स नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि सेल्स कहीं से भी आ जाए और नए बन जाते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सेल्स जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल है। मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही कुछ समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के अंदर जो वेरियस टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।